एवरीवन, आई होप कि आप सब एकदम से अच्छे होंगे। देखिए आज हमारी सीरीज़ आ गई है जो कि सोशल साइंस की है, ठीक है, मींस एसएसटी की है। देखिए अभी थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बोला था दिवाली का टाइम है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है ना। लेकिन अभी जैसे ही दिवाली आपका चला जाएगा देन इसके बाद रेगुलर तरीके से आप लोगों की सीरीज़ आएंगी, ठीक है। मतलब जितना हो सकता है उतना हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसके अलावा मैं आपको अगेन एक चीज़ बोल दूँ, आप लोग लुसेंट्स वाली एक बुक ले लेना, ठीक है। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव ले लो, वरना अगर आप चाहो तो उसका पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वाला भी आता है। तो जो भी आपका मन हुआ वो ले लीजिए। तो उसमें आपका पूरा सोशल साइंस की भी आती है, ओके, उसके बाद आपकी साइंस की भी आती है, हर तरह से आती है आपके लुसेंट्स। तो आपका जो लाइक वन डे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो अदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो वन एग्जाम्स है, ठीक है, उसमें से आपका मतलब इतना है कि आप लोग आराम से कर ले जाते हो अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम पेपर आता है तो, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप इजीली वहाँ से कर लोगे, ठीक है। सो चलिए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, जिसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी दोनों मिक्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो सबसे पहले इसमें आपका ये जो आपका चचनामा और जो आपका बाबरनामा है, ठीक है, ये किस भाषा में लिखे गए हैं। देखो इसका हमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देखिए जो है आपका, देखो इसलिए हमने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो दोनों है, अगर इसकी भाषा की बात करता है किस लैंग्वेज से इसको लिया गया है, तो याद रखना ये जो आपका चचनामा है ये बेसिकली अरबिक्स, ठीक है, अरेबिक से लिया गया है, जो अरबी भाषा है वहाँ से। और जो आपका ये बाबरनामा है, ठीक है, ये आपका तुर्की से लिया गया है, ठीक है, यानी तुर्किश। तो ये आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि इन व्हाट वे, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट अंडरमाइन द मोरल फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल विद ग्रेट सक्सेस। यानी किस तरह शुरुआती राष्ट्रवादियों ने बड़ी सफलता के साथ ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को कमजोर किया। तो किस प्रकार किया था, किस वे में किया था, तो ये बेसिकली जो आपके संवैधानिक जो सुधार थे उनके लिए आंदोलन करके, ठीक है, वो आंदोलन द्वारा उनको करा था, यानी बाय द एगिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये आपको ना डायरेक्टली ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे उसमें आपको डायरेक्टली दिख जाता है ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ, ठीक है। तो आप इसका ये लगाएंगे, यानी कि बाय देयर एगिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका शेख, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, शेख बहाउद्दीन जकरिया, ठीक है, ये जो है किस संप्रदाय से थे। तो ये बेसिकली किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तो ये एक आपका सुहारवर्दी सिलसिला, ठीक है, ये एक संप्रदाय है, वहां से बेसिकली ये बिलोंग करते थे, तो इसको आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। अब देखो न्यूज़पेपर वाले जो क्वेश्चन है, देखो एक्चुअली ऐसा होता है, सोशल साइंस है या साइंस है या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये अपने आप में इतने वास्ट होते हैं कि इसमें आप जितना घुसो, ठीक है, उतना आपको कम लगेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी नहीं होता कि जितने क्वेश्चंस आते हैं उतना हम सारे कर पाएँ, बट फिर भी हम लोग ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम मतलब मैक्सिमम अपनी तैयारी करके जाएं। तो उसके लिए कोई भी बढ़िया सी बुक फॉलो कर लो, ठीक है, ताकि आपको जो सारी चीज़ें कवर करा दे। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस आपको करा ही रहे हैं, अपना भी करते चलें, साथ में प्रैक्टिस भी आप लोग क्वेश्चंस की करते चलें। यस, तो हम एनी बेसेंट्स की बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली इनकी जो न्यूज़पेपर था, इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर अखबार शुरू करा था, तो ये बेसिकली 20th सेंचुरी में इन्होंने न्यू इंडिया को शुरुआत किया था, ठीक है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ चला गया भाई, यस, द ऑथर ऑफ द, ठीक है, ये जो ऑथर है किसके, द पेरिप्लस ऑफ द इरेथिकन सी, ठीक है, याद रखना इसको। इसके जो ऑथर हैं ये कौन थे, तो इसके ऑथर जो थे, एक्चुअली इनका नाम नहीं मतलब कहीं पे भी बुक में शो है, पूरा नाम नहीं दिया गया है, बट ये दिया हुआ है कि बेसिकली ये कौन थे, मतलब किस चीज़ से बिलोंग करते। तो एक ये सेलर थे, यानी एक नाविक थे, ठीक है। इनका एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ऑक्यूपेशन इनका दिया हुआ है कि वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, बट ऐसा एग्जैक्टली नेम नहीं आया है कहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द, ये जो आपका कार्यकाल रूल्स एंड इंपॉर्टेंट चोला पोर्ट वॉज, ठीक है, तो इसका आपको बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा चोल शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है, कौन सा था। सो डेट इज, अगर हम बात करते हैं तो ये पुहार था, कौन सा था, पुहार था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच तमिल पोइट रोट रामायण इन तमिल लैंग्वेज। बताइए कौन से तमिल पोइट ने, ठीक है, रामायण को लिखा था तमिल लैंग्वेज में, डेट इज कंबन, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे ऐसा आ गया, ये ठीक है, डेट इज कंबन, ठीक है, हिंदी वालों डेट इज कंबन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बताइए इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार को अब आपके जो फंडामेंटल राइट की जो पूरी सूची है उसमें से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो अधिकार है ना, आपको पता होगा, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इस चीज़ को। सबसे पहले ना राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर आता था आपका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपका शामिल था। लेकिन अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दिया और इसको पहली बात तो
फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड ही नहीं करा, ठीक है, वहां से हटा दिया। और अब इसको आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया। किसके अंदर? आर्टिकल 300A। देखो याद रखना कि कौन सी चीज किस आर्टिकल में आती है, कहां से उठ के कहां चली गई, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मान लो आपसे यही पूछ ले कि बताओ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल, आर्टिकल 371 इस स्पेशल प्रोविजंस। ये कह रहा है इनमें से कौन सा, मतलब इसमें ना ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स के नाम थे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ डायरेक्टली बता देती हूँ, इसलिए जो स्पेशल प्रोविजन, ऐसा कौन सा स्टेट है जो जिसको बेसिकली जो फॉलो नहीं करता है, डेट इज राजस्थान। इसका सीधा आंसर है राजस्थान, याद रखना। अब ये जो स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन का जो है आपका बेसिकली कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 के अंदर ये चीज़ आपकी आती है, ठीक। कौन सी चीज़? स्पेशल प्रोविजन वाली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हु सेड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए आर्टिकल 32, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 है क्या। आर्टिकल 32 कहता है भैया आपका ये जो आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक के लिए ही है ये सारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है 32 इसी के लिए है, और इस आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बोला है, किसने बोला है? संविधान की आत्मा बोला है, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has the power to, ठीक है, adjudicate disputes between the center and states। बताइए, मैं हिंदी में बता देती हूँ। इनमें से बताओ को मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कोई झगड़ा हो जाता है, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो फिर किसके पास पावर है भैया उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की, या वो जो केस होगा उस चीज़ को कौन निपटाएगा? डेट इज सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाओगे अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होता है। और अगर खाली देखो स्टेट्स में होता है तो फिर आप वो हाई कोर्ट करेगा, ठीक है, देन हाई कोर्ट, देन यू विल गो थ्रू हाई कोर्ट। बट अब अगर जहां पे आपका सेंटर भी इन्वॉल्व हो गया देन यू विल गो थ्रू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यही चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल सेज अबाउट। बताइए इनमें से कौन सा आर्टिकल कहता है कि भैया प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। भैया आपने प्रोटेक्शन करना है, आपने इंप्रूवमेंट करना है अपने एनवायरमेंट का, वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का। ये जो आर्टिकल है डेट इज 48A, याद रखना 48A इस चीज के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। इनमें से कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करा था पंचायती राज सिस्टम को? आपने पढ़ा होगा पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, इसी तरीके से आपका म्यूनिसिपैलिटीज वाले हैं, दोनों के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो ये जो चीज़ आती है पंचायती राज सिस्टम वाली, ये किस कमेटी ने इसको रिकमेंड करा था कि भाई अलग से एक पंचायती राज सिस्टम बना दो? डेट इज बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, याद रखना, डेट इज बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है आपका डेट इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। देखो बहुत कई बार ना वनडे एग्जाम्स में बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लाइक बस यही चीज़ है कि आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। अगर रहता सब बुक से ही है, बट अगर आपने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं तो सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, इतना कोई टफ नहीं रहता। बट ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, और सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, कोई चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते हो, मेन बात ये होती है। चलिए व्हाट इज द मिनिमम एज, सबसे मतलब एक कम से कम एज क्या रहती है कि एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? सो दैट इज 35 ईयर्स, दैट इज 35 ईयर्स। और इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो गए एग्जाम्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग रहा हो, एसएससी रहा हो, कोई भी आपका ऐसा एग्जाम जहाँ पे ये जीएस वगैरह आती है तो आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू। ठीक है, पहले मैं इसका आपको मतलब बता दूं। इसका मतलब ये है कि भैया इनमें से पहली बात तो ये बताओ कौन सी रिट इशू करेंगी, ठीक है। इशू किस उस पे, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, और उसने गलत तरीके से सरकारी नौकरी ले ली, मान लीजिए कि भाई उसने घूस वगैरह लेके, ठीक है, रिश्वत वगैरह देके सरकारी नौकरी ले ली, तो अब उस केस में क्योंकि उसने गलत तरीके से करा है, एक मतलब एक पब्लिक ऑफिस को गलत तरीके से उसने होल्ड करा है, तो वहाँ पे वो बेसिकली जो उसमें हम जो रिट जारी करेंगे वो कौन सा होगा, डेट इज वो कौन सा वारंट होगा, इज क्यू वारंट हो, ठीक है, इसको याद रखना। इस केस में ये वाला चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया। कौन से ईयर में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस को हेल्ड करा गया था? डेट इज 1951 में, ओके, डेट इज 1951 जनरल इलेक्शंस वाज हेल्ड इन इंडिया, पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। इनमें से भैया कौन कंडक्ट करता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस? अब देखो आपको ना ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है,
पहली बात तो इसका आंसर है आपका इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, ठीक है, ECI ये करती है। बट अगर आपको ऑप्शन में दिखा कि भैया स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ इस तरीके से आपको दिखा कि मतलब स्टेट असेंबली करती है कुछ, तो वो उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। स्टेट असेंबली कमीशन या इस तरीके से कोई आंसर नहीं होगा। कभी आप सोचो स्टेट देख के स्टेट लगा दो, वो नहीं होगा। दैट इज जो स्टेट असेंबली के कमीशन इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन रखेगा, ठीक है, कि भैया स्टेट असेंबली कमीशन करती है, बट वो आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ECI। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर इलेक्शन, ठीक है, कौन से ईयर में कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर फर्स्ट टाइम? कौन से ईयर के वो इलेक्शन थे जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी को लॉस किया था, ठीक है, लॉस्ट किया था किसमें, पार्लियामेंट में पहली बार, तो डेट इज 1977 के वो इलेक्शंस थे, ठीक है। NCERT के उसमें डायरेक्टली लाइन्स लिखी हुई हैं। उसके बाद है विच हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस। देखो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लाइक दिल्ली हाई कोर्ट आ जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद आ जाएगा, और भी बहुत सारे आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने बताना है कि भैया कौन से हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस होते हैं, तो डेट इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली आई थिंक 62 65 समथिंग उसमें जजेस हैं, ऐसा है कुछ। आप अगर चेक कर लेना तो मतलब सबसे ज़्यादा उसी में ही है ना। सो ये आपका इस तरीके का रहना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं अगेन बोल देती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हम इसलिए कम रख रहे हैं क्योंकि अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, और आप लोग भी आई थिंक बिजी ही होगे ना, थोड़ा घर में सफाई वगैरह भी रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिवाली के टाइम थोड़ा सा बिजी हो जाता है, बट इट्स ओके। जैसी दिवाली आपका ये सब फेस्टिवल्स जाएंगे उसके बाद अगेन हम स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग बस बने रहिए। और हाँ, दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे, क्रैकर्स यूज़ करें, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मत यूज़ करो, ऑब्वियस है दिवाली है तो करोगे ही, बट लिमिटेड करें ताकि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो और आप भी सेफ रहें, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।